21 अगस्त 2024 को पूरे भारत देश में एक स्ट्राइक देखने को मिली जिसे भारत बंद का नाम दिया गया। यह स्ट्राइक आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुलाई गई थी, जिसको देश के काफ़ी जगह से SC/ST कम्युनिटी का सपोर्ट मिला। इस स्ट्राइक का मेन कारण था सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। क्या था वो फैसला और SC/ST कम्युनिटी के लोग क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है पंजाब और आंध्र प्रदेश की, इसी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। लोगों के गुस्सा होने का कारण था सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट। वो जजमेंट दी गई थी 7 बेंच के जज के द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे DY चंद्रचूड़। और उस जजमेंट में ये कहा गया था कि SC/ST कम्युनिटी के अंदर आप क्रीमी लेयर को ऐड कर सकते हैं और सब कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। अब क्रीमी लेयर क्या होता है और सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है OBC में। OBC मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस। OBC की कैटेगरी बनाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, जैसे आप बैकवर्ड क्लास होने चाहिए और दूसरा आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास हैं और आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपका OBC का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट OBC में लागू हुआ था जो बेस था इकोनॉमी बेस पे, और वो क्लासेस जिनकी डेवलपमेंट हो चुकी है तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा ना हो, क्योंकि वही लोग बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे। इसके लिए ये कंसेप्ट लाया गया था। और जो लोग उसी OBC के अंदर बैकवर्ड रह गए हैं और अभी भी बैकवर्ड हैं, तो उनको फ़ायदा देने के लिए ये इकोनॉमी बेस्ड का कंसेप्ट लाया गया था OBC के अंदर, और ये अभी तक SC/ST के अंदर नहीं था। ये जो लेटेस्ट वाली जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 1 अगस्त 2024 को, उसमें 2 चीज़ें बोली गई थी। क्रीमी लेयर को ऐड कर सकते हैं SC/ST के अंदर, और दूसरा सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। क्रीमी लेयर वाली मैंने आपको बता दी, और अब बात करते हैं सब कैटेगराइजेशन वाली। सब कैटेगराइजेशन मीन्स कैटेगरी के अंदर कैटेगरी। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग कोटाज हैं। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 4%। सब कैटेगराइजेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, SC की एग्जांपल लेते हैं हम। SC में अभी क्या होता है, SC में 15% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल जॉब्स के लिए। ये सभी कम्युनिटीज़ के लिए है। अब पूरे भारत देश में SC के अंदर ही 1109 कम्युनिटीज़ हैं। अब किस कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हुआ ये तो यहाँ से पता नहीं लगता। दूसरा, एक कम्युनिटीज़ है या 5-6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रही हैं, और बाकी की 1100 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक इंसान है जिसने SC के अंदर गवर्नमेंट जॉब ले ली और उसकी इनकम 8-10 लाख से ऊपर होगी। वो तो अपलिफ्ट हो गया। अब उसके बाद अगर वो अपलिफ्ट हो गया तो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देगा, तो उनको भी अपलिफ्ट कर सकता है। अब एज़ कम्पेयर टू दोज जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी और जिनके पास सोर्सेज नहीं थे, उनके कंपैरिजन में तो इसी का बच्चा सक्सेस करेगा हर जगह पे, क्योंकि इसके पास अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन थी, सब कुछ अच्छा अच्छा था इसके पास। तो हर जगह यही कम्युनिटी का बंदा आगे आगे निकलता जाएगा, और बाकी जो बैकवर्ड रहेगी वो बैकवर्ड के बैकवर्ड रहेंगे, और जो डेवलप हो गए और वही आगे भी डेवलप होते जा रहे हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम कैटेगरी के अंदर कैटेगरी डाल सकते हैं, सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये कैसे करना था। अब सब कैटेगराइजेशन का मेन मकसद था जो कम्युनिटीज़ SC/ST कैटेगरी के अंदर बैकवर्ड रह गई हैं उनको अपलिफ्ट करना। हालांकि रिजर्वेशन ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ गवर्नमेंट ने भी क्लियर की थी। अब मैं SC का ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि SC के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। सब कैटेगराइजेशन को समझाने के लिए हज़ारों कम्युनिटीज़ में से मैं 4 कम्युनिटीज़ को ले रहा हूँ: वाल्मीकि, कोरी कोली, मोची, चमारी या रामदासी। अब मान लो वाल्मीकि एंड चमारी रामदासी की कम्युनिटी डेवलप कर गई और मोची एंड कोरी कोली की कम्युनिटी डेवलप नहीं हुई। सो मोची एंड कोरी कोली को अपलिफ्ट करने के लिए उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा, और जो डेवलप हो गई हैं उनका रिजर्वेशन कम कर दिया जाएगा। इससे एक कम्युनिटी की जो मोनोपोली क्रिएट हो रही थी वो कम हो जाएगी, और दूसरा जो मकसद है रिजर्वेशन का अपलिफ्टमेंट का, वो पूरा होगा असली मायनों में। ये था इसके पीछे का लॉजिक। इसकी रीसेंट एग्जांपल है जम्मू कश्मीर। ST का कोटा था 20% स्टेट में। अब ST को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ST1 एंड ST2। ST1 में 10% और ST2 में 10%। ST1 में 12 कम्युनिटीज़ हैं और ST2 में 4 कम्युनिटीज़। अब मैं आपको पंजाब और आंध्र प्रदेश की स्टोरी बताता हूँ, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। और ये जो कंसेप्ट है सब कैटेगराइजेशन वाला, ये नया नहीं है। इसको सबसे पहले पंजाब ने 1975 में लाया था, जहाँ 25% रिजर्वेशन दिया जाता था SC कम्युनिटीज़ के लिए स्टेट में, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में।
अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पॉलिसी लाई थी इसमें टोटल रिजर्वेशन था 25% एससी के लिए, और ये जो 25% रिजर्वेशन था इसको 12.5 और 12.5 के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला ग्रुप था जिसमें सिर्फ दो ही कम्युनिटीज़ थी, वाल्मीकि और मजहबी सिख्स, इनको 12.5% रिजर्वेशन मिला। और दूसरा ग्रुप था जिसमें बाकी सारी कम्युनिटीज़ को डाल दिया गया, उनको भी 12.5% रिजर्वेशन मिला। लेकिन दूसरे ग्रुप में बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी और पहले ग्रुप में सिर्फ दो कम्युनिटीज़ थी। लोग जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा, और सरकार का भी यही लॉजिक था। जैसे वाल्मीकि और मजहबी सिख्स बैकवर्ड रह गए थे एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़ इन एससी, अब इनको अपलिफ्ट करना था तो इनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था और उनका रिजर्वेशन कम कर दिया गया था जो अपलिफ्ट हो चुके थे। और इसी की तरह आंध्र प्रदेश ने 2000 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को लीड कर रहे थे रामचंद्र राजू। इस कमेटी का काम था उन कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना जिन्होंने रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया है और जिन्होंने सबसे कम बेनिफिट लिया है। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी उसमें ये रिकमेंडेशन दी कि आप शेड्यूल कास्ट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंदर जो कम्युनिटीज़ होंगी उनको 1% रिजर्वेशन मिलेगा, ग्रुप बी के अंदर जो कम्युनिटीज़ होंगी उनको 7% रिजर्वेशन मिलेगा, और ग्रुप सी के अंदर जो कम्युनिटीज़ होंगी उनको 6% रिजर्वेशन मिलेगा, और ग्रुप डी के अंदर जो कम्युनिटीज़ होंगी उनको 1% रिजर्वेशन मिलेगा। ग्रुप की परसेंटेज ज़्यादा इस बेस पे थी कि ये कम्युनिटीज़ अभी भी बैकवर्ड हैं, और जिस ग्रुप की परसेंटेज कम थी उस ग्रुप में वो कम्युनिटीज़ थी जिनकी अपलिफ्टमेंट थोड़ी बहुत हो चुकी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब अगर पहले से था तो लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, स्ट्राइक्स क्यों कर रहे हैं और भारत बंद का ऐलान क्यों हुआ था। अब थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हुई। आंध्र प्रदेश की पॉलिसी के अगेंस्ट में एक इंसान थे ईवी चिन्ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये लॉजिक दिया कि आर्टिकल 341 के थ्रू प्रेसिडेंट हमें बताते हैं कि कौन सी कम्युनिटी SC ST में आती है और पूरी एक लिस्ट जारी करते हैं। उस लिस्ट में SC ST की सारी कम्युनिटीज़ का नाम होता है कि कौन कौन सी कम्युनिटी SC ST है, और उन्होंने तो कभी सब कैटेगराइजेशन की ही नहीं, ना ही कोई न्यू लिस्ट दी जिसमें सब कैटेगराइजेशन की हो। ये तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ये राइट उनको आर्टिकल 341 देता है। और उनके अलावा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफाई कर सकती है, वो भी पहले उनको न्यू लॉ बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट में से उसको पास करवाना पड़ेगा। ना तो प्रेसिडेंट ने कोई नई लिस्ट निकाली और ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई न्यू लॉ बनाया या संसद में से पास करवाया, तो आपने उसके साथ कैसे छेड़छाड़ कर दी। और दूसरा लॉजिक ये दिया कि SC एक होमोजेनियस कम्युनिटी है, इसमें सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को वोलेट करेंगे। पहली बात, SC ST रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेस्ड है ही नहीं, ये तो OBC में है कि अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। SC तो एक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड कैटेगरी है जो लोगों ने पास्ट में सहा था, तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे कि किसने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है और किसने कम। अगर आप सब कैटेगरी इस बेस पर बनाएंगे कि इस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा भेदभाव हुआ है और उस कम्युनिटी के साथ कम भेदभाव हुआ है तो वो आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन बढ़े। सुप्रीम कोर्ट बोला लॉजिक तो सही है, सो इस पॉलिसी को 2004 में नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। उस टाइम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ये लॉजिक दे रही थी कि हमने प्रेसिडेंट वाली लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हमने तो अपनी स्टेट में जो गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे रिजर्वेशन देनी है वो डिसाइड किया है। हमें लग रहा है कि कुछ कम्युनिटीज़ ज़्यादा डेवलप हैं तो उनका रिजर्वेशन कम किया है, और जिनका अपलिफ्टमेंट कम हुआ है तो उनका रिजर्वेशन बढ़ाया है SC के अंदर ही। प्रेसिडेंट वाली लिस्ट के साथ तो छेड़छाड़ हमने की ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने यह कह दिया कि ये प्रेसिडेंट का काम है लिस्ट बनाना और उसके साथ कुछ चेंज करना, आप नहीं कर सकते। दूसरा लॉजिक ये दिया SC एक होमोजेनियस कम्युनिटी है, अगर आप सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। अब जब 2004 में आंध्र प्रदेश की सरकार के खिलाफ ये फैसला आया तो पंजाब टेंशन में पड़ गया, और हुआ भी वैसा। 2006 में पंजाब की पॉलिसी को भी रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। रीज़न वही था कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के पास पावर है चेंज करने की, और शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस कम्युनिटी है। 2006 में पंजाब के हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 मंथ के अंदर अंदर ही एक न्यू पॉलिसी बना दी, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए, और जब तक इसका जजमेंट आता तब तक एटलीस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो पूरा हो जाता। पंजाब की गवर्नमेंट 5 साल निकाल ही लेती। लेकिन 2010 में फिर से क्या हुआ, हाई कोर्ट में ये मसला गया और हाई कोर्ट ने फिर से ये पॉलिसी कैंसिल कर दी। अब पंजाब की सरकार ने क्या किया, 2014 में अपने ही हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लेकिन
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इसको पहले से कैंसिल कर रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट को ही इसको वापस से ओवर रूल करने के लिए 7 जज बेंच की ज़रूरत थी और फाइनली वो 2020 में बनी और उसका जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया, जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 341 सब कैटेगरी बनाने से नहीं रोकता। साथ ही एक और आर्टिकल है आर्टिकल 342A जो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की एक लिस्ट मेंटेन करके रख सकते हैं जो प्रेसिडेंट की लिस्ट से अलग हो सकती है। साथ ही आर्टिकल 16 दैट इज़ इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक वर्ड लिखा है एडिक्वेटली नॉट इक्वली। सो राज्य सरकार बेस्ड ऑन ट्रू डाटा सब कैटेगरी बना सकती है और इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ ही लोग उठा रहे हैं और SC/ST के अंदर ही कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ या कैटेगरीज़ हैं जिसको सदियों से ज़्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। स्टेट्स को सब कैटेगराइजेशन करने से पहले क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, फिर पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायनों में समानता दिए जाने का यही एकमात्र रास्ता है।